पूरे देश का नक्सलवाद का 75% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। बस्तर की जनता ने लाल आतंक को आगे स्वीकार करने का मन छोड़ दिया। इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर, उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ। पुनर्वास केंद्र बनाकर रखा जाए, बल्क में पुनर्वास होगा, ऐसे मैं सोचा करता था। मैं जो संख्या आपसे कह रहा हूँ ये अधिक से अधिक 25-30 की संख्या इनकी शेष रह गई है, स्कैटर्ड है, उस फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन वो उनका अस्तित्व है अभी। बस्तर में आप लगातार 2 वर्षों से ज़्यादा आपने समय बिताया है, विचारधारा का अस्तित्व अभी कितना बचा? क्या हम बिना सुरक्षा के नक्सल प्रभावित इलाकों में जा सकते हैं? नक्सलवाद के उस दंश से, उस उनके आर्म्ड कैडर से मुक्त हो चुका है। अब भय का कोई कारण नहीं है। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 31 मार्च 2026। 2 बातों के लिए, एक तो आज सशस्त्र नक्सलिज्म का वो कैडर समाप्त हुआ संपूर्ण छत्तीसगढ़ से, इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और दूसरा दिन हमारे रायपुर के ऐतिहासिक प्रेस क्लब में आज हमर पहुना इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, इसलिए भी आज बड़ा ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में सबसे पहले विराजमान हमारे अध्यक्ष जी श्री मोहन तिवारी जी, महासचिव श्री गौरव शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश यदू जी, सहसचिव श्री निवेदिता साहू जी, श्री भूपेश जांगड़े जी, श्री प्रशांत शर्मा जी, श्री संदीप पौराणिक जी, श्री प्रदीप दुबे जी, श्री यशवंत दोटे जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री अनिल द्विवेदी जी, ऐसे सारे वरिष्ठजन और सभी साथीगण यहाँ विराजमान हैं। मैं कुछ नाम ले पाया, कुछ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, परंतु ये ज़रूर है कि मुझसे ये कहा गया कि आज 31 मार्च को प्रेस क्लब में आए और आकर के वस्तु स्थिति सबके सामने रखें। तो मुझे कि इससे अच्छा माध्यम और कुछ समझ नहीं आया कि हर एक बाइट के लिए, हर एक घटना पर, विषय के लिए आप लंबी दूरी दौड़ते थे, बड़ा लंबा प्रयास करते थे। और आज जब हम उस दिन पर हैं जब संपूर्ण माओवादी सशस्त्र संगठन समाप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उस दिन हम सब मिलकर एक साथ बैठ लें, बात कर लें, ये बहुत अच्छा विषय मुझे लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा भैया, और ये विस्तार से इस पर हमारी चर्चा हो ही जाएगी। मुझे जो प्रश्न अनेक पत्रकार साथियों के द्वारा अभी कुछ दिनों के अंतर्गत पूछे गए, मैं सोचता हूँ कि वही स्वाभाविक प्रश्न हैं और वही आप सभी के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में ये प्रश्न ज़रूर है कि क्या हुआ कि 5 दशकों का मामला 2 साल में ही समाप्त हो गया। एक बड़ा विषय ये है, ऐसा क्या कर दिया, ऐसे क्या हो गया, ये एक बड़ा विषय सबके बीच में रहा। दूसरा एक बड़ा विषय रहा कि अब जब समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे, उसके भी, ये भी दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा जो विषय मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ कि इन पूरे ही अभियानों में क्या विशेष हुआ है जो ये आपके ध्यान में है भी, नहीं भी है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से कहना भी चाहता हूँ। ये तीनों ही बातें, तो मैं सोचता हूँ ये 3 बातें सारे ही विषय को समाहित कर लेंगी। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है आपके हृदय में होगा कि किस कारण से ऐसा हुआ कि 5 दशकों की समस्या 2 वर्ष में समाप्त हो गई। क्या ये संभव है कि कोई ऐसी घोषणा कर दे कि कोई इंसर्जेंसी इस दिनांक तक समाप्त हो जाएगी, और हो भी गई? ये कैसे संभव हो सकता है? चमत्कृत करने वाला है, अविस्मरणीय है, वंदनीय है और बड़ा ही साहसिक है।
तो संकल्प लेने के लिए बड़े साहस की ज़रूरत है। कोई भी जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया देखती है उसकी तरफ, अभी क्या होगा, परीक्षण होता है बहुत। तो संकल्प लेना बड़े साहस का विषय है और उस संकल्प को धरातल पर उतार लेना ये और बड़े सामर्थ्य का विषय है। और इसलिए ये संकल्प हुआ और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया और उसे धरातल पर भी उतारा, बड़े सामर्थ्यवान हैं। और उन सारी ही घटनाओं के संदर्भ में एक बार चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उससे पहले की सरकार ने क्या किया नहीं किया, उन विषयों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये सरकार बनती है, बस्तर में कुछ नहीं बदला था, ना अधिकारी बदले थे, ना कर्मचारी बदले थे, लेकिन सरकार बदल गई थी और सरकार का संकल्प बदल गया था। जनवरी 2024 में ही एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में आसपास के राज्यों के डीजीज भी आते हैं और एक चर्चा होती है जिस पर ये इस बात का आकलन किया जाता है कि कुल हमारे देश में नक्सलवाद कितना है और उसका कितना प्रतिशत किस प्रदेश में है। ये निकलकर सामने आता है सबकी चर्चा के बीच में कि पूरे देश का नक्सलवाद का 75% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और एक और विशेष बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो आर्म्ड फोर्सेस इनके हैं, आर्म्ड कैडर इनका है, उस आर्म्ड कैडर का तो 90% छत्तीसगढ़ से। झारखंड में भी कोई पकड़ा गया तो वो हमारे बीजापुर का नौजवान था, सुकमा का नौजवान था। कोई उड़ीसा में पकड़ा गया तो भी वही था, झारखंड में पकड़ा गया तो भी वही था, गढ़चिरौली में पकड़ा गया तो वही था। ये बीजापुर से हमारे बस्तर से बहुत सारे नौजवानों को भ्रमित करके ले जाया गया, उनको वहाँ पर लगाया गया। तो सबसे बड़ी समस्या ये छत्तीसगढ़ इसका हब हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में ही इस बात के लिए सबसे अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। उस बैठक में ही, बैठक के विषय बिंदु आज भी हैं सबके सामने, उस बैठक में ही ये निर्देश दिए गए कि सीआरपीएफ अपनी गणना बताएंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का समूल नाश, समूल उन्मूलन कर लिया जाएगा। बीएसएफ भी इस बात की गणना करेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस बात की गणना करेगी। ऐसे सारे ही वर्टिकल्स को ये काम सौंपा गया और सबने अपने अपने रिपोर्ट समय पूर्वक जमा किए। दूसरी बैठक जब छत्तीसगढ़ में होती है वो समय था 24 अगस्त सन 2024। वो 24 अगस्त सन 2024 तक इन सारे ही जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स से आए हुए रिपोर्ट्स के आधार पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलियों का वो कैडर जिसके माध्यम से वो हत्याएं करते हैं, वो कैडर समाप्त कर दिया जाएगा। ये उस दिन की घोषणा है। जब ये घोषणा हुई थी तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था, लगा था कि ये क्या बोला जा रहा है, कैसे संभव हो सकता है। ऐसे सबके मन में आया था, ज़रूर मेरे भी मन में आया था और मैंने भी उनसे बात की कि भाई साहब ये कैसे संभव होगा, ये हम कैसे करेंगे करके। तब एक बार दिल्ली में ही बैठ करके और उन्होंने वो रोड मैप बताया था। इन संस्थाओं ने ये कहा है और ये कहने के बाद अगर हम ये करके आते हैं आगे तो हम नियत समय तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर रोड मैप था। मल्टीपल डायमेंशन पर अप्रोच किया जाना आवश्यक था, यह था। तो वो उसके बाद से ही कवायद शुरू होती है और आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ा कारक कोई था तो बस्तर को ही अगर हम फोकस कर माने तो बस्तर की जनता ने लाल आतंक को आगे स्वीकार करने का मन छोड़ दिया था। बस्तर की जनता ने यह ठान लिया था कि ये नक्सलवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई के व्यवस्थाएं उन्नत किस्म के बीच पहुंचना चाहिए। आज़ादी के इतने सालों बाद क्यों नहीं होता है। इस बीच में जनवरी से अगस्त के बीच में काफ़ी और गतिविधियां हुई थी। एक बार मैंने भी कहा था कि हमने बार कोड जारी किया है, अगर किसी नक्सली को, संगठन के लोगों को लगता है कि कोई फीडबैक देना है कि उनके पुनर्वास नीति में क्या होना चाहिए तो वो आप हमको दे सकते हैं। एक बार मैंने कहा था कि अगर कोई बात करना चाहता है तो सरकार तैयार है, एक से, छोटे समूह से, बड़े समूह से, सबसे निशर्त बात करने के लिए तैयार है और उसके लिए मैं वीडियो कॉल पर भी बात कर लूँगा, ऐसा मैंने कहा था। जब मैंने भी कहा था तब भी ये कहा गया था कि ये क्या बात कर रहे हैं। और इस बात के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो बस्तर की जनता को जाता है, जिसने मन बना लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए।
दूसरा सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है। अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया उन्होंने, और वो पराक्रम ही है उनका जो आज का दृश्य हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। विगत विधानसभा चुनाव से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि सरकार बनती है तो हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, और उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने भी इस बात की घोषणा की और सरकार बनने के बाद उस पर कवायद भी शुरू हुई, काम भी शुरू हुआ। जब ये ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी, तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी। तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया, और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे, और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोच नहीं आई जवान को, और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए थे, और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं, ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। ये घटना भी आप हम सबको ध्यान होगा, साल डेढ़ साल पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। तो न जानते हुए न समझते हुए भी आरोप लगा देना सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के पराक्रम पर तोहमत लगाने जैसी चीज़ थी। खैर, जैसा भी है, बात आगे बढ़ी। जवानों के पराक्रम के कारण ही हम देखते हैं कि आज का दृश्य उपस्थित हुआ है। उसके बाद जो और वर्टिकल्स उस पर काम किए, मैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि लगातार मैं विशेष रूप से नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर के हर महीने लगभग मैं समाज के प्रमुखों के साथ भी बैठता था। ये बात उस समय भी मैंने प्रेस में कही थी, आपको ध्यान भी होगा। मतलब दोरला, भतरा, मुरिया, माड़िया, गोंड, जितने भी समाज बस्तर में, उन समाज के प्रमुखों के साथ जो उन जिलों में हैं उनके साथ बैठता था। एक बार नहीं, अनेक बार उनसे अपील भी किए कि भाई इसमें क्या करना है। उन्होंने कुछ काम बताए, वो काम भी किए, और फिर से अपील किए कि भाई ये समाज के लोग हैं, इनसे बात किया जाए, इनको वापस लाया जाए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए, और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की, और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराए, उसके रिकॉर्ड है। मैं एक आध समाज का नाम लूँगा तो अभी उचित नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन बुला कर लेकर पुनर्वास कराया गया। ऐसे ही पंचायत राज के प्रतिनिधि, चूँकि मुझे ध्यान था हमारे बीजापुर की जिला पंचायत के एक सदस्य हैं, उनको सीट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो गंगालूर से लड़ी वो। अभी गंगालूर का पूरा जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस समय जब वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब प्रत्येक गांव तक पुलिस की पहुंच नहीं थी, परंतु महिला हमारे उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आई, और जीतने के बाद गंगालूर वाले एरिया से जीतने के बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और तब मुझे ये लगा कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं फॉर्चुनेटली पंचायती राज का काम भी मेरे पास है, तो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैंने उनसे भी लगातार बैठ के की इन्हीं 3 जिलों में जहाँ पर मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि कोंडागांव क्लियर था पहले ही, बस्तर क्लियर था लगभग, कोंडागांव भी लगभग क्लियर था, कांकेर में थोड़ा सा एरिया क्लियर था, बाकी में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मूल परेशानी थी तो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उनसे बात भी करता रहा। तो उन सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा अभियान किया, और अभियान करके उनसे चर्चाएं की जहां तक संभव हो सकता था, और चर्चा करके उनको वापस भी लाने का काम किया। मतलब यह भी है कि वो लेकर आए और उन्होंने पुनर्वास कराया नक्सलियों को। इसके साथ साथ एक एलबत पंचायत हम लोगों ने योजना भी चलाई, और अनेक ऐसी और बातें थी। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो नक्सली वापस आना चाहते थे उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट किया। उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, वो इत्मीनान से वो वापस आ सकें, इसके लिए उन्होंने अपने नंबर जारी किए। एक नहीं, अनेक पत्रकार साथी
अनेक पत्रकार साथियों ने अपने लोगों से जिनसे भी उनका संपर्क हुआ वो उनको सुरक्षित लेकर आए और पुनर्वास कराए। मतलब आज तक के भारत के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो है 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ है और उसके बाद अनेक और ऐसी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मैं सारे ही वर्टिकल्स आपसे बता रहा हूं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके कारण हुआ और आज हम ये सुखद परिणाम देख पा रहे हैं। किसी एक को पूरा श्रेय दे देने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बस्तर की जनता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं और उसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार साथी हैं, समाज के प्रमुख हैं और कुछ अभियान सरकार के बस्तर के लोगों में खेल की बड़ी रुचि होती है। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया जिसमें 4 लाख 5 लाख युवाओं ने भाग लिया। बस्तर पंडुम है जिसमें बस्तर की संस्कृति को उभार कर सामने लाने का, एकत्रित करके एक जगह लाने का वह प्रयास भी किया गया। हमारी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी सरकार के माध्यम से। उस पुनर्वास नीति में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेकर बनाया गया, वो पुनर्वास नीति भी हमारे काम आई। बीच बीच में हम लोगों को, बस्तर के युवाओं को रायपुर तक घुमाने लाते थे और रायपुर देख करके वो जाते थे। उन युवाओं ने रायपुर में आकर के रायपुर को देखा, रायपुर को समझा और अन्य स्थानों पर समझा। आपको भी ध्यान होगा उस पर ग्रुप में ऐसे अनेक बार ऐसे युवा आए थे जो 25 साल की उम्र हो गई थी लेकिन उन्होंने टीवी नहीं देखा था। ऐसे अनेक लोगों से आप लोगों की भी मुलाकातें हुई थी। उनको भी लगा कि बस्तर ऐसे तो पीछे ही छूटा जाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा साथ में। इसलिए सबके मन में ये भाव आता गया कि इसको ठीक होना चाहिए। इस बीच में यह भी हुआ कि देश के अनेक स्थानों से, मैंने बोडोलैंड जो वो एक आंदोलन चला करता था पहले, वो बोडोलैंड BTR कहते हैं, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन बना हुआ है। वहाँ से गोविंदा बासुमतारी और रिनवल वारी ऐसे जो लोग थे जो उस समय ऐसे संगठनों में जो सशस्त्र आंदोलन किया करते थे उसके लोग थे, उन्होंने पुनर्वास किया पूर्णतः। उनको भी लेकर के हम बस्तर आए थे। ऐसे ही पुनर्वास करने वाले जो उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के लोग थे उनको भी बस्तर लेकर आए थे और उन्होंने सारे ही जिलों का प्रवास किया। उनका मीडिया, सोशल मीडिया पर बड़ा इम्पैक्ट आया। उनके माध्यम से रेडियो स्टेशन पर भी काम उनका हम लोगों ने इंटरव्यू कराया कि हमने पुनर्वास कर लिया है, अब हमारा जीवन ऐसा है, ये बताने के लिए। आपको ध्यान होगा कि बस्तर में, जगदलपुर में इसका ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है। ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जो है उसमें 15% समय हुआ करता था हिंदी और इसके लिए, गोंडी के लिए और छत्तीसगढ़ी के लिए। शेष 85% का समय हिंदी के लिए हुआ करता था। हम लोगों ने जाकर के दिल्ली में बात की और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तुरंत ही इस बात पर संबंधित विभागों से बातचीत करके इसको सुनिश्चित कराया कि 50% गोंडी और छत्तीसगढ़ी के लिए समय होगा और 50% हिंदी के लिए होगा। और तब गोंडी में समाचार, गोंडी में इनके इंटरव्यूज़ आने लगे और गोंडी में जब इंटरव्यू आया तो और इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि अंदर जंगल में जब मोबाइल पर बात नहीं करनी हो, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल के कवरेज नहीं है, तो रेडियो ज़रूर चलता है और रेडियो पर वो ज़रूर प्रोग्राम सुनते हैं। तो लगातार सीरीज़ चली है इस बात की कि पुनर्वासित लोगों के इंटरव्यूज़ कराए जाएँ। मैं हर बार बस्तर जाता था तो कैंप उस स्टेशन पर बैठकर या फिर मेरी रिकॉर्डिंग करके उसको भी चलाते थे। अधिकारियों की भी बातें लगातार चलाते थे और इस बात को बार बार कहते थे कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि पुनर्वास करें। हम लोग भी कहते हैं कि पुनर्वास करें और पुनर्वास करके नए जीवन की शुरुआत करें। हमने छत्तीसगढ़ में सरेंडर कहना छोड़ दिया, ये बात मैंने बताई उस पर। आपको अगर ये लगता होगा कि सरेंडर अपमानजनक कुछ है तो ये सरेंडर बिल्कुल नहीं है, आप ये ना माने, आप पुनर्वास करें। और भी मैंने ये कहा कि ससम्मान पुनर्वास करें, पुनर्वास भी छोड़ दिया, ससम्मान पुनर्वास करें, यह भी किया। और फिर कालांतर में जब सबसे पहला बड़ा पुनर्वास, टाइम में ठीक ले रहा हूँ, सबसे पहला पुनर्वास बस्तर में हुआ, जगदलपुर में सबसे बड़ा। और वैसे पुनर्वास पहले और होते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने कोशिश करके फिर हमारे पुनर्वास केंद्र बनाए सारे जिला मुख्यालयों में। उन पुनर्वास केंद्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर घोषित कराया गया, VTP घोषित कराया गया। वहाँ पर रहने आदि की व्यवस्था उचित की गई। तब तक कोई आया नहीं था,
और जब ये प्रयास चलता था तो प्रशासन से कुछ ऐसी बातें भी आती थी कि भगवान जाने क्या करा रहे हैं, कौन आने वाला है, और हम भी नहीं जानते भाई कि मन में कैसी भावना थी। ये लगता था कि हमेशा कि नहीं कुछ तो होगा भाई, पुनर्वास केंद्र बनाकर रखा जाए, बल्क में पुनर्वास होगा, ऐसे मैं सोचा करता था। मैं जाकर के BTR में देख कर आया था, बल्क में पुनर्वास होता है तो कैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती, और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन तब तक कोई एक भी ऐसा नहीं था कि इतने लोग एक साथ कोई इक्का दुक्का कभी कभार कोई आ जाते थे, वही होता था, बल्क में पुनर्वास नहीं होता। अक्टूबर 2025 में जो जिसमें CC मेंबर सतीश और अन्य लोग साथ आए, रुपेश करके जो है, अन्य लोग साथ आए, 210 लोगों ने पुनर्वास किया, और उस पुनर्वास के बाद पूरी श्रृंखला चल पड़ी। उस पुनर्वास के बाद अनेक ऐसे पुनर्वास हुए, हम सब जानते हैं, जिसमें लोग आते गए और पुनर्वास करते गए। जब आज आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 3000 लोगों ने लगभग इन 2 ही वर्षों में, पुराने वर्षों की छोड़ दें, 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है। 2000 आर्म्ड कैडर के लोग अरेस्ट हुए हैं और 536 न्यूट्रलाइज हुए। आज नक्सल संगठन का 99% समाप्त हो गया है। कुछ हमारे कांकेर में नॉर्थ एरिया में कुछ शेष रह गए हैं, नाम पता सबका मालूम है, कौन है ये मालूम, अभी कहाँ है ये, बस इतनी परेशानी, लेकिन कौन है ये मैपिंग है पूरी। और कुछ दक्षिण में कुछ लोग हैं, ये लोग उस फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेशन में नहीं है जिसमें ये घटनाएं किया करते हैं। कोई व्यक्ति हथियार छोड़कर, वर्दी छोड़कर गांव में सम्मिलित हो गया है, हमारी सूची में नाम है, परंतु ना वो पुनर्वास में है, ना ही वो जेल में है, ना ही वो न्यूट्रलाइज होने पर है, अर्थात ये है कहीं, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है। अब ये स्कैटर्ड हैं और इधर उधर दुबके हुए हैं। अभी भी रास्ता स्पष्ट है, अभी भी कोई चाहता है तो उसमें से आकर के पुनर्वास करें, अभी भी सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब वो उस फॉर्मेशन पर नहीं है जिसमें वो घटनाएं कर सकें। इसलिए तकनीकी तौर पर मैं आपसे स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। हाँ, एक और इसमें पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं जो DKSZC लेवल पर भी हैं और वो तेलंगाना में सक्रिय हैं, तो उसको हमने काउंट नहीं किया। वो तेलंगाना में सक्रिय है, तेलंगाना उस पर बात करेगा, वो छत्तीसगढ़ में नहीं। छत्तीसगढ़ की पेरिफेरी में, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में अब कोई भी DKSZC लेवल का भी नहीं है, उससे नीचे लेवल का भी नहीं है। मैं जो संख्या आपसे कह रहा हूँ ये अधिक से अधिक 25-30 की संख्या इनकी शेष रह गई है, स्कैटर्ड है, उस फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन वो उनका अस्तित्व है अभी। वो आप छोड़ें तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद के उस दंश से, उस उनके आर्म्ड कैडर से मुक्त हो चुका है। अब भय का कोई कारण नहीं है। मैं अब जब बस्तर वालों से बात करता हूं तो बस्तर में गांव के लोग अब खिलखिलाकर हंसने लगे, ये परिवर्तन आया। मैं अभी गया था एक गांव में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, बस्तर में लोगों ने कहा कि हमको लग रहा है कि अभी हम आज़ाद हुए, अभी हम आज़ाद हुए। अन्यथा एक गांव से दूसरे गांव आने जाने पर भी 10 प्रकार की चीज़ें होती थी। इसमें आपने देखा एक मड़कम सुक्की नाम की लड़की का पैर जो उड़ गया था, वो आपने देखा। इस मड़कम सुक्की का इलाज यही हुआ है, रामकृष्ण हॉस्पिटल में हुआ है। इसकी माँ भी नहीं रही है और पिता भी नक्सली हमले में मारे गए थे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ रहती। अभी भी आप उससे बात कभी चाहे तो मिल सकते हैं, कभी चाहे तो बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहती। और दुर्भाग्य ये हुआ कि उसका पैर भी IED पर पड़ गया, उसका पैर भी उड़ गया। लेकिन चूंकि वो लोग लेकर के हॉस्पिटल आएंगे, शहर आएंगे, आएंगे जाएंगे बार बार, इस कारण से उसको नक्सलियों ने रोके रखा। तब तक रोके रखा जब तक उसका पैर सड़ ना गया। और उसके बाद फिर पूरे ही गांव वालों ने विरोध किया उन नक्सली कैडर का कि आप लोग इसको मार डालेंगे तब मानेंगे। तब फिर उसको लेकर के जगदलपुर आए, और उस समय जगदलपुर आए थे, तब फिर बातचीत हुई थी, तो फिर इसको यहाँ लेकर आए, इलाज हुआ। आज वो हम सबके बीच में है, परंतु अब वो पैर नहीं है उसका, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए दूसरा आर्टिफिशियल जो पैर होता है, बनता है, वो बन गया है। अब उस आर्टिफिशियल के पैर के साथ वो चलती, ये ज़रूर हुआ है। इसमें गुड्डू लेकाम एक है, उसकी भी कथा है। राधा सलाम एक है, उसकी भी कथा है। राधा सलाम जो है वो छोटी बच्ची थी, अभी 8 साल 10 साल हो गया, उसकी आंखें खराब हुए। उसने अपने आंगनबाड़ी के पास एक टिफ़िन छू लिया था, वो टिफ़िन फट गया और उसकी आंखें चली गई, थोड़ा सा दिखता है उसको। ये सारे ही लोग, इनकी कोई कथा ही नहीं होती थी,
कोई दिल्ली में बैठ करके हमेशा ये कहा करता था कि कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बस्तर में नक्सलवाद है, ऐसा कहा जाता था। कोई ये कह देता था कि बस्तर में कोई किसी के समर्थन में युद्ध लड़ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था बनी है, ये कहा जाता था कि किसी भी तरीके से वहाँ पर लोगों को दबाया सरकार के द्वारा जा रहा है और उसके विरुद्ध में लड़ाई चल रही है। ये दिल्ली में बैठकर लोग बताया करते थे। तो बस्तर के वो सारे ही लोग, भाई आईडी थोड़े ना किसी को पहचानता है, आईडी से तो एक मादा शावक है, एक भालू है, उसका भी एक कथा है, मादा भालू है, वो उसका पैर भी आईडी पर पड़ा, पैर फट गया, उसका पूरा आधा शरीर निकल गया। उसके 2 शावक थे, वो भालू तो आईडी से मर गई और उसके शावक दोनों भूख से मर गए। यह भी कुछ दिन की पहले की घटना है। ऐसे कितने ग्रामीण जन जिनके पैर उस आईडी पे पड़ते थे और उनका यही हाल होता था। इनकी संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों में। अभी कुछ संस्थाएं सामने आई हैं जिन्होंने इनको पैर देना और आदि आदि काम इस पर शुरू किया है। इन सब का ग्रुप बन करके दिल्ली गया था, दिल्ली जाकर राष्ट्रपति जी से मुलाकात किए थे, पूछा था कि हमारे मानवाधिकार का क्या होगा। भाई ये क्या चल रहा है पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे मानवाधिकार का क्या होगा। मिलकर आए थे अमित शाह जी के पास और अमित शाह जी ने अपने आंगन में एक पंडाल लगा करके इनको नाश्ता कराया था, साथ में इनकी बात सुनी थी पूरी। और इन्होंने दुनिया का अप्रतिम एक घटना में आपसे कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बस्तर के नक्सल पीड़ित एक तरफ बैठे और सामने दुनिया भर की मीडिया थी। ये ऐसा अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं, बस्तर के नक्सल पीड़ित बैठे हैं, जिसको आधी हिंदी आ रही है, आधी नहीं आती है, लेकिन वो सारी बात अपनी कह रहे हैं। कोई दुभाषिया भी पकड़ लिए हैं और पूरी मीडिया के सामने, दिल्ली की मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने अभियान किए थे। तो साईवार वाली जो चीज़ थी प्रारंभ में ही, जिसके माध्यम से ये बताया जाता था कि कुछ इस तरीके से हो रहा है बस्तर में, जिसको ठीक करने के लिए नक्सलवादी काम कर रहे हैं, उसको भी समाप्त करने का काम किया गया। यह भी एक वर्टिकल उसमें था। और ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही, इनका इंटीग्रेटेड अप्रोच था, शेयर कुछ ना कुछ सबका है। और इन सारे ही विषयों के साथ आज हम उस सुखद परिणाम पर बैठे हैं। आज 31 मार्च 2026 है, जब हम सब मिलकर ये कह पा रहे हैं कि समूचा बस्तर उस सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हुआ है। वो नक्सल कैडर जो बार बार हत्याएं किया करता था, उससे मुक्त हुआ है। अन्यथा बस्तर के गाँव में शिक्षा दूतों के गला रेत कर हत्याएँ की जाती थी। बस्तर में नदी के किनारे, तालाब के किनारे और रोड के किनारे आईडी बिछा दिए करते थे। बस्तर में निर्माण कार्य करने वालों की गाड़ियां जला दिया करते थे। बस्तर में जितने भी पटेल और सरपंच हुए, गांव के मुखिया स्वरूप जो कोई हुए, सबको मौत के घाट उतारा गया। आज थाने में आने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे दादा को नक्सलियों ने मार दिया था, लेकिन तब हम थाना भी नहीं आए, क्योंकि तब हमको भी मार दिया जाता अगर हम थाना आ जाते तो, या घर छोड़कर जाना पड़ता, इसलिए हम नहीं आए। ऐसे अनेक लोग हैं। आज बस्तर में जब अभी किसी गाँव में आप जाएंगे तो बस्तर के लोग आपसे मांग करने लगे हैं। यही 1 साल पहले जब मैं जाता था या कोई नेता जाते थे, एक कागज़ नहीं आता था। आज जब आप जाएंगे तो ढेर कागज़ आते हैं अपने गांव के मांग के लिए, सारी बातें लोग करने लगे हैं। पहले वो कागज़ देना अपराध हुआ करता था, सरकार के पास कागज़ कैसे दोगे, अपराध था। उनकी सरकार में ये नहीं कह सकते थे, और आज सबको ही बात कह रहे हैं। अंततोगत्वा मैं इस पूरे ही प्रश्न के संदर्भ में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, और वो ये है कि वो जो अभियान चल रहा था वो बंदूक की नली से सरकार बनाने का अभियान था। उसमें कहीं कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वो एक वाद है, उस वाद के चलते ये सब किया जा रहा था। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, भारत के जड़ में लोकतंत्र है, मन मन में लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र ने उस माओवाद पर विजय प्राप्त की है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। गृहमंत्री जी, एक मिनट। बहुत धन्यवाद गृहमंत्री जी। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। और जैसे कि आप सभी पत्रकार जन इस बात को जानते हैं कि प्रेस से मिलिए का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के तहत हमारे पहुना भी हैं ये, तो एक विषय पर केंद्रित सवाल होंगे और इसी विषय पर ही सवाल से ज़्यादा संवाद का अवसर है। प्रति प्रश्न को थोड़ा कम करें, अवसर मिल सके सबको। 40 वर्षों से, ये 4 दशक की समस्या थी। कुल मौत के आंकड़े
कितने हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, केंद्रीय बलों पर खर्च की गई 22,000 करोड़ रुपए की जो राशि का मांग सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रुख है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांग अभी की है ऐसा नहीं है, जब से सशस्त्र बल है तब से ये मांग होती है। हर बार पत्र आता है, हर बार बात होती है, नेगोशिएट होता है, कोई निर्णय होता है। अभी आया है, फिर कोई चर्चा उस पर हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं शुरू से लेकर अब तक हुई मौतों की संख्या, मैंने अभी आपसे बताया कि ऐसे भी मामले अब आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे पिता के, हमारे दादा की हत्या उन्होंने कर दी, तब हम न बोल सके थे, आज बोल रहे हैं। इसको रजिस्टर में संधारण किया जा रहा है। कालांतर में एक बड़ी संख्या एक है जो हम सबके सामने आएगी। मंत्री जी, नक्सलवाद का दंश खत्म हुआ है। दिल्ली में छाती पीट कर लोग घर से विडवा निकलेगा जैसे नारे लगा रहे थे, जंगल से तो नक्सली खत्म हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि नई पौध कहीं और तैयार हो रही है? ये एक सवाल, एक मिनट आ गया भैया, सवाल आ जाए, हो गया है, नहीं आएगा एक साथ, एक एक करके। तो ये जो विषय है उस पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस पर एक अंतिम कार्ययोजना के साथ मैं सोचता हूँ कि केंद्र और राज्य की सरकार फिर सामने आएगी। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें बहुत स्पष्टता इस बात की है कि हमने शुरू दिन से ही ये कहा कि आप हथियार छोड़कर बाहर निकलें, हथियार छोड़कर आप पुनर्वास करें। और अगर आप हथियार छोड़ते हैं, भारत का संविधान मानते हैं, तो भारत के संविधान में दी हुई सारी ही आज़ादी आपकी होगी। और भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी आज़ादी उनको दी गई है, मैं सोचता हूँ उस पर वो काम कर सकते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि जो पुनर्वासित भी कोई है और वो फिर से जनता के बीच में जा कर के अपना विषय रखना चाहते हों तो वो रख सकते हैं, वो अलग बात है। ये सब कुछ भारत के संविधान के दायरे में ही होना चाहिए, यही बात सरकार का है। हाथ में हथियार रखोगे आप तो पुलिस पीछे पड़ेगी, ये बात भी बड़ी स्पष्टता है। सरकार ने पूरे मनोयोग से जो काम किया है वो यही किया है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये आईडी ब्लास्ट जो है उससे वहाँ के लोगों को और जवानों को भी जो है काफी नुकसान हुआ, तो क्या ऐसी संभावना है कि पहले से जो आईडी वहाँ पर जंगलों में लगे होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हुआ, और दूसरी जो गुफाएं उन्होंने वहाँ पर बना के रखी हुई है जिससे वे सफर करते थे, उसको पूरी तरीके से निष्क्रिय करने में कितना समय लग सकता है? समय का कुल आकलन मैं आपसे कह दूं, इसमें थोड़ा संशय है, फिर भी कहता हूं कि 1 साल का समय लगना है। सर एक चीज बताइए, एक बार हो जाए, 1 मिनट हो जाए। हाँ भैया, अर्बन नक्सलियों से कैसे निपटेंगे? मैंने वही आपसे कहा है कि इस पर स्पष्ट कोई कार्य योजना की बात अगर आप मुझसे कहें तो मैं अभी नहीं कह सकता आपसे। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भारत के संविधान के अंतर्गत व्यक्ति समाज में अपने विषय लेकर के जा सकते हैं और फिर समाज का निर्णय होगा, जनता का निर्णय होगा। अगर किसी के पक्ष में बहुमत होता है तो वो अपना विचार आगे बढ़ाएंगे। आप डीपली इन्वॉल्व इसमें रहे हैं, उस पूरे मैटर में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। एक बड़ी बात कल भी लोकसभा में चर्चा में तो बातें सामने आई है कि विचारधारा की लड़ाई आखिरकार हिंसक बन गई। आपको क्या लगता है, क्योंकि बस्तर में आप लगातार 2 वर्षों से ज़्यादा आपने समय बिताया है वहाँ, विचारधारा का अस्तित्व अभी कितना बचा है? ये जो आयातित विचारधारा है, जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, हम जानते हैं कि माओवाद है तो मौत से तुम जो चाइना में हुआ, जिसने लॉन्ग मार्च किया और कल्चरल रिवॉल्यूशन किया और आदि आदि किया, जिसने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया, पुराने चीन की सारी परंपराएं समाप्त करवा दी, उसी का यह वाद है। उसी ने कहा है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती, और ये सत्ता जो बंदूक की नली से निकलती है, उसी सत्ता की स्थापना के लिए ये सब कुछ हो रहा था। इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ट्विन टावर उड़ाया गया था तो पायलट बन करके जो लोग गए थे वो बड़े बड़े घरों के लोग थे, वहाँ कोई सोशियो इकोनॉमिक विषय नहीं था। ये वाद जब सर पर चढ़कर बोलता है तो सब बातें एक तरफ हो जाती हैं। ये वैसा ही है
ऐसा कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत ढंग से ये बात बताया कि कैसे तिलका मांझी जी, कैसे मुर्मू बंधु ये आदिवासी समाज के आइडियल हुआ करते थे 1947 के पहले, और कैसे 1970 के आते आते माओवा उनका आइडियल हो गया, हीरो बन गया। ये कैसे हो गया? तो ये डिफरेंस है जो बीच में लाया गया। गृह मंत्री जी, अभी कुछ लोग बड़े ललायत हैं, नक्सलवाद खत्म हो गया बोल रहे हैं, अब वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने जाने वाले हैं, प्रशासन को पत्र दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्या हम बिना सुरक्षा के नक्सल प्रभावित इलाकों में जा सकते हैं? ऐसे लोगों को क्या कहना? मैं हरगिज सलाह नहीं दूंगा किसी को। मेरा आपसे कहना ये है कि आईईडी ही बिछा हुआ है तो क्या जानेंगे आप? कोई नहीं जान सकता है। जाना ज़रूर है लेकिन एहतियात के साथ जाएं। सुरक्षा मतलब कोई 10 लोग गन लेकर के आजू बाजू चलेंगे ऐसा नहीं है भाई। माने बताएं, पूछ लें, समझ लें, तब जाएं। रैंडम कुछ ना करें भाई। आज की ही तो बात है, आज भी दिन पूरा नहीं हुआ है। एहतियात तो आपको बरतना ही होगा ना भाई, कुछ दिनों तक एहतियात तो बरतना ही होगा। मैं सोचता हूँ कि साल भर तक वो सारी ही स्थितियाँ यथावत बना करके सारा ही परीक्षण करना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग छत्तीसगढ़ में 400 कैंप हैं। हर कैंप में आईडी डिटेक्शन के लिए एक यूनिट है और हर यूनिट निकलती है बाहर और फिर से आईडी डिटेक्ट करके आती है। हर दिन आईडी मिलते हैं, हर दिन उनको डिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो लंबी है, चलती रहेगी। देवेश एक मिनट आ रहा ठाकुर साहब, एक मिनट देवेश भाई। हाँ, आप लोगों ने संकल्प लिया, लक्ष्य तय किया, अब नक्सल मुक्त बस्तर हो गया है। मतलब इस समय जो स्थितियां हैं, आर्म्ड फोर्स मुक्त बस्तर के लिए कोई लक्ष्य तय किया है? यही बात मैं कह रहा था कि एहतियातन 1 वर्ष का समय लगेगा और उसके बाद जो सेंट्रल के फोर्सेस हैं वो देश के दूसरे स्थानों पर सेवाएं देंगी। हमारा जो छत्तीसगढ़ का पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन करके और सारे ही बस्तर में लॉ एंड ऑर्डर लागू करेगा। सर एक सवाल है मार्मिक कि उन बच्चियों के हाथों में नेल पेंट नहीं लगा था, कुछ बच्चियों के हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, उनको बंदूक थमा दी गई। तो अब जब पुनर्वास हो गया है उन बच्चियों का, तो वो मुख्य धारा में आम लोगों की तरह उस बस्तर में, सुकमा में, बीजापुर में कब तक आ पाएंगी और उन लोगों के साथ घूम पाएंगी जहाँ से उनको ले जाया गया? अभी जब वो जो बच्ची जिसकी कथा थी, वो जो बच्चियों का ग्रुप जिसकी कथा थी, वो अभी विधानसभा देखने आए थे और आप लोगों ने भी उनसे मुलाकात की है। वो तब आपको ध्यान नहीं रहा ये विषय, परंतु उन लोगों से आप लोगों ने भी मुलाकात की। ये वही बच्चियाँ हैं जो अभी अधिकतम 20 साल की भी नहीं होंगी, 18 साल की नहीं होंगी। उन बच्चियों को ही और 4 साल 6 साल पहले ले जा करके जंगलों में घुमाया गया है। ये जो कथा कल मार्मिक विषय था जिसको माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे थे, ये मेरे सामने की घटना है। ऐसे बच्चियां सब सामने थीं। एक पुनर्वास केंद्र की ही घटना है और उस समय मैंने हमारे साथ चलने वाली एक महिला कार्यकर्ता से मैंने कहा कि इनसे पूछ लो भाई मेहंदी लगाएंगे क्या, हाथ में कुछ नेल पॉलिश वगैरह, चूड़ी वगैरह करेंगे। मैंने वो फौजी वाला ही ड्रेस था पूरा, तो वो नॉर्मल होए थोड़ा सा ये हो करके। तो जब उन्होंने पूछा तो बड़े ललक से, बड़े उत्साह से उन्होंने कहा, और मैं तो आ गया था, बाद में मुझे फ़ोन से सूचना की गई। दूसरे दिन जब हम गए, सारे सामान के साथ गए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहा कि 20 साल जीवन का निकल गया, 15 साल जीवन का निकल गया, ऐसे ही जंगल में भटकते रहे। आज स्त्रीत्व का जो भाव है वो हृदय में जागा है। ये बड़ा महत्व का विषय है। जब हम सोशल मीडिया में मुकेश को सुनते हैं, पापा राव को सुनते हैं, तो एक तरफ ये बहुकर्म की बात करते हैं, लेकिन जब बयानबाजी को सुनता हूँ और उनको चेहरे के भावों को देखता हूँ, तो आज भी उनमें माओवाद है। यानी मन जो है परिवर्तन नहीं हुआ, सशरीर पुनर्वास हुआ। तो ये मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे की जाएगी और कब होगा? और ये मुख्य धारा में अभी भी नहीं आया जिसको आना चाहिए। मैं वो अच्छा कहा आपने, अभी 2 वर्षों में 3000 लगभग लोग पुनर्वास किए हैं। इसमें से 1500 लोग, आधे से अधिक निरक्षर हैं भाई। अभी निरक्षर लोगों से भी लेनिनवाद, मार्क्सवाद,
ये सारी बातें हो गई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आधे से अधिक निरक्षर हैं उसमें। बस्तर के लोगों में गजब की सरलता है, बस्तर के लोगों में मतलब उनके यहाँ कागज पर सहकारिता नहीं है, जीवन में सहकारिता है, गजब सरलता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश के दूसरे किसी भी क्षेत्र में अगर इंसर्जेंसी होती है तो वहाँ का कोई पुनर्वासित होगा, उसको कोई बॉडीगार्ड नहीं बनाएगा। बस्तर के विषय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पुनर्वासित है, अगर उसने पुनर्वास कर लिया, ऐसा उसने मान लिया है, तो हफ्ते भर में आप अपने साथ रखना शुरू कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली भविष्य में। इसलिए एक जो बड़ी संख्या है बस्तर के लोगों की, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे कैडर हैं जिनके मन में ये बात है, तो हमारी भी बात उनके साथ यही थी कि हथियार छोड़ दो। हमारी भी बात यही थी कि हथियार छोड़ दो। मन में क्या सोचोगे एक अलग मामला है, हथियार छोड़ दो। भारत के संविधान के दायरे के अंतर्गत जो करना है आप, भारत का संविधान आपको स्वतंत्रता देता है, आप करिए। बाकी शेष लोगों के मानसिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वह काम कर रही है। मैं बड़े इत्मीनान से बैठा हूँ, आप नहीं चिंता करिए। एक बार इधर से ले लेंगे। आज भूपेश बघेल ने गृह मंत्री जी को उस बयान पे काउंटर किया है कि वो इसके लिए तैयार है। आपका उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, इस पर वो बहस करने के लिए तैयार है, गृह मंत्री से कहा। अब मैं अलग मामला है, वो तैयार है, क्या करेंगे। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि जेब में जो झीरम का सबूत है अब तो निकाल दें। अभी न निकाले तो फिर कब निकालें? अभी तो निकाल देना चाहिए सब। अभी सबूत को कब तक रखेंगे जेब में? उसको निकाल देना चाहिए। क्या केंद्रीय गृह मंत्री के पास जो प्रूफ है, या वो गृह मंत्रालय को आया होगा, गृह मंत्रालय आपके पास है, क्या वो प्रूफ अब सामने आएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आया, मेरे पास नहीं आया। आप मंगा के करेंगे क्या कि कांग्रेस सरकार ने जो नक्सलियों की मदद की है? अरे भाई मुझे एक बात बताएं भाई, सैकड़ों जवानों की हत्या में शामिल हिड़मा, मणिकोंटा, झीरम, दरभागुड़ा, घोड़ागांव, एर्राबोर, चिंगावरम, ऐसे सारे ही स्थान जहां पर बस्तर के आदिवासियों की नृशंस सामूहिक हत्याएं की गई हों, उसमें शामिल हिड़मा। उसका गाना जब बजा तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया उसको। अभी मुझे बताओ भाई, एक मिनट आप सुनना मेरी बात। ऐसे ही जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी बनी और उस कमेटी में वो लोग रहे जो माओवाद विचारधारा के थे, उस बैकग्राउंड के थे। तो भाई और कैसे प्रमाण की आवश्यकता है किसी को? मनमोहन सिंह ने भी तो कहा था कि माओवाद जो है, नक्सलवाद है, देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़ा खतरा है। बताया था। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कहा था भाई, लेकिन उस एडवाइजरी कमेटी में उन लोगों की होने की क्या आवश्यकता है? ये बात है ना, ये समझने वाली बात। अब ये तो दस्तावेजी प्रमाण है दोनों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ आपसे। और इन सारे ही विषयों को आप देख लें तो प्रयास सरकारों के कितने होने चाहिए, क्या किया है, इस पर तो प्रश्न आता है ना। बोला भी है लोग, हाँ बोला भी है। बात करते हैं, दो करते हैं, बोला भी है। नक्सलवाद ने विकास को रोके रखा था बस्तर में, सरकार भी मानती है, लोग भी मानते हैं। तो क्या लगता है कि बस्तर अच्छे से जो सामान्य जो क्षेत्र है वैसा टाइप का, वहाँ सड़कें, हर चीजें, स्कूल, आंगनबाड़ी, सभी चीजें आ जाएंगी? और दूसरा पेशा कानून जिसको लेकर बार बार बातें आती है, वो कब तक अच्छे से वहाँ लागू हो पाएगा? पेशा कानून है, उस पर बने हुए नियम हैं। पिछली सरकार ने नहीं किया था, अब की सरकार ने स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, पेशा मोबिलाइजर्स नियुक्त किए हैं और उनके माध्यम से इसका एजुकेशन नीचे तक हो ही रहा है। ये पेशा का संदर्भ है। विकास का जो मामला है, विकास का मामला है, मैं अंतर्मन से ये मानता हूँ कि मतलब मैं तो दंतेश्वरी माई के दर्शन करता हूँ तो कहता हूँ माई अगली बार अगर जन्म दोगे तो इसी किसी गांव में जन्म दे देना, ऐसा निवेदन करता हूँ। जवाब आने दीजिए, मैं कंप्लीट तो हो जाने दीजिए। जी, अरे कंप्लीट हो जाने दीजिए भैया। तो
मैं ये सोचता हूँ कि बस्तर हमारे सामान्य मैदानी क्षेत्र से भी आगे बढ़कर उन्नत होगा। कारण उसके पीछे ये है कि हमारे मैदानी क्षेत्र में दो बातें हैं, बसाहट है और खेत है। वहाँ तीन बातें हैं, बसाहट है, खेत है और बड़ा जंगल है जिसका लघु वनोपजन के साथ। ठीक है, अमर उजाला से जैसा कि दावा किया जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नक्सली बचे हुए हैं दूसरे राज्यों में, जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ मूव कर रहे हैं। यदि वो फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं या कुछ नक्सली घटनाएं होती हैं या नक्सली पनपते हैं, इसके लिए आगे की क्या व्यवस्था है? साल भर कहीं कोई जा नहीं रहा है, मेरी बात समझना। और किसी को ऐसी हिमाकत करनी भी नहीं चाहिए, किसी को ऐसी हिमाकत करनी भी नहीं चाहिए। मतलब सर डीआरजी को लेकर एक सवाल है, सर डीआरजी को लेकर मेरा सवाल एक आगे चुन्नी भाई लो जल्दी पूछो जल्दी। अलग रहता है। मैं राजधानी की पत्रकारिता करने के बाद फील्ड की पत्रकारिता किया हूँ और फील्ड की पत्रकारिता के बाद राजधानी आया हूँ। मेरा सवाल कुछ अलग है। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि SC सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। 2-4 सामान्य सीट जीत जाएंगे, योगी राज जीतेंगे, मैं जीत जाऊंगा, इंदिरानगर से जीत जाएंगे और वो अपनी सरकार बनाएंगे बोलते थे। और कवर्धा से एक आदमी निकला और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा। आप वहाँ पंचायत में थे और आज गृह मंत्री बने। आज नक्सलवाद, उस नक्सलवाद को खत्म दिख रहा है। जब हम यहाँ राजधानी पत्रकारिता करते थे, एक मुठभेड़ होता था, 70 लोग आते थे, 50 लोग आते थे और पूरा देश सवाल पूछो, सवाल पूछिए। सवाल ये कवर्धा की ताकत है। आप उसी मिट्टी की बात कर रहे हैं जिसमें आप खुद खेले हैं दरअसल। चलिए चुन्नी भाई, अंतिम सवाल चलिए शिखर जी, चलिए शिखर जी। विचारधारा को पोषित करने वाले जो तत्व हैं, क्या उसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है क्या? कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? ये तो विधानसभा टाइप का लग रहा बस्तर है। के संरक्षण को लेकर, बस्तर के संरक्षण। हाँ चलो ठीक है चुन्नी भाई। आगे का रोड मैंने पहला प्रश्न कहा था और उसके उत्तर बताए थे। दूसरा प्रश्न यही था जो अभी आप कह रहे हैं, लेकिन उसको बताने का अवसर ही नहीं मिला। मंजूरी के बिना यहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, इस तरह की बातें कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हमारे सहमति के बिना अगर हमारा जमीन अधिग्रहण किया जाएगा तो हथियार फिर से उठा लिए जाएंगे। तो क्या इन चीजों को जो है बेहतर करने को लेकर ठीक ये ना बस्तर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोग तो रहे होंगे सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है कि सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री जी सदन में बयान दे रहे हैं, उसके बाद जंगल में कोई कुछ बोल दे आप उसको मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा? पहली बात। दूसरी बात, फिर से हथियार उठा लेंगे और ये और वो। भैया हथियार उठाएंगे तो सशस्त्र बल अपना काम करेंगे, उसमें किसी को कोई संशय नहीं। और सशस्त्र बलों की भुजाओं की ताकत के सामने ऐसे नहीं टिका जाएगा, ये फिर से सबको ध्यान रहे। संविधान के दायरे में जो चर्चा है सो की जाएगी, लेकिन कोई इस तरह धमकाने की बात करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। चलिए डीआरजी एक रेगुलर फोर्स है। सुनिए मेरी बात सुनिए। डीआरजी का विषय जो है ये सबके मन में होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि पुनर्वासितों का फोर्स डीआरजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें 10-5% वो भी है, लेकिन ये 90% फ्रेश बस्तर के नौजवानों का फोर्स है डीआरजी। वो पुनर्वासित लोगों का नहीं है भाई, 10-5% है, कोई बात नहीं है। दूसरे फोर्स में भी है, इसमें भी है। तो ये बस्तर के युवाओं का एक फोर्स है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें ये रेगुलर है। चलिए धन्यवाद।